पर्दे के पीछे नहीं साहब, मेन एक्सट्रीम मीडिया इस चीज को दिखा ही नहीं रहा है। पर्दे के पीछे के जो जग जाहिर है ना, माननीय नरेंद्र मोदी साहब आते, वसुंधरा राजे जी उनके लिए बुके लेके खड़ी होती, वो देखते तक नहीं। एक नई तरीके की बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अगर यही कांग्रेस के साथ होता या अपोजिशन के साथ होता तो ज्योतिष भाई अभी तक मेन एक्सट्रीम मीडिया में हंगामा मच चुका होता। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या राजस्थान का मसला मोदी शाह के हाथ से निकल चुका है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज तक की खबर देखिए, आज तक की खबर मैं नीचे चला रहा हूं। 68 विधायक ऐसे हैं जो महारानी के साथ है, और महारानी है जो कि सीएम पद से नीचे 1 इंच भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, पिछले 7 दिनों से लगातार उनके जो आलाकमान है वो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन तीनों राज्यों का फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन खासकर जो है वो राजस्थान का मसला जो है बीच में अटका हुआ है, क्योंकि महारानी है जो झुकने को तैयार नहीं है। चुनाव से पहले भी उनको झुकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद तो वो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। सैयद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई राजस्थान को लेकर जो ये चल रहा है, क्या मोदी शाह झुकेंगे या फिर महारानी को झुकाकर भेज दिया जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति साहब। और अपनी बात का आगाज जो है वो एक शेर से करता हूँ, और बड़ा मशहूर शेर है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए अच्छा। जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, मुख्यमंत्री पद से नीचे वो डिजर्व ही नहीं करेंगी। और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषी के अंदर जो है एक नई तरीके की बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगी। और 2024 का चुनाव भी बिल्कुल एकदम सामने है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और जो आपका गुजरात लॉबी है वो इस चीज को बखूबी जानती है कि अगर महारानी से अगर जो है अदावत हुई तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि उस लिस्ट में वो अकेली नहीं है, और उनके साथ कई जो विधायक पूर्व में मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत भी करी इस दौरान के अंदर। और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान जो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी के और एडवाणी साहब के एक वक्त में चहीते थे, और किस तरीके से उनकी भी एक तरीके से शीर्ष नेतृत्व के अंदर दावेदारी थी। और मसला आपको याद होगा 2013 के अंदर है, जब आडवाणी साहब ने जो है एकदम से चहीता जो है शिवराज सिंह चौहान को मान लिया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को नहीं। तो वो बात बहुत दूर की है, और आने वाले वक्त के अंदर जो है हो सकता 2 तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी कितनी जीवित रहती है, कितनी दूर तक जाती है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद मौजूदा अटल बिहारी वाजपेयी जी के आइडियोलॉजी को कम करा जा रहा है, उनके साथ के जो नेता या उनके आशीर्वाद से जो बने नेता हैं उनको जो है कम करा जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ की जो आइडियोलॉजी है, जो बड़ी एग्रेसिव आइडियोलॉजी है, या जो जिनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाती है, वो तो फिर वही होता है या तो माई वे या फिर हाईवे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वसुंधरा राजे के साथ साथ नई राजनीति खड़ी होगी 2024 में। ये बताइए 68 विधायक, हाँ आज तक ने दिखाया कि 68 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के साथ हैं, उनके खेमे में है, और कहीं ना कहीं उनके कहने पे जिधर वो गाड़ी को चलाएंगे उधर वो चल सकते हैं। 68 हम नहीं भी मानते, तब भी अगर 40 भी होते हैं तो क्या होगा? 32 कांग्रेस को जरूरत है। नहीं, जिस तरीके से हो सकता ये भी हो सकता, वैसे तो संघ मौजूद है अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना तोड़ी गई, जिस तरीके से एनसीपी तोड़ी गई, हो सकता भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसी तरीके की चीजें हो। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अगर इस मौजूदा हालात में गुजरात लॉबी के अगेंस्ट में जाकर के एक हिंदी पार्टी और एक हिंदी पट्टी की नेता और एकमात्र ऐसी नेता है जो डायरेक्ट मुकाबला करती है। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे से नाराजगी है, इधर से वो है, नहीं, जो दिल में है वही अब जबान पे है, और उनमें अब कोई खास बात नहीं। तो उनका एक हमेशा से नेचर रहा है इस बात को। हाँ, वो उनका पॉलिटिक्स करने का एक अंदाज है, और वो उसी अंदाज के लिए मशहूर है, जानी जाती है। तो वो अपने इन 2014 से इस अंदाज से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी हैं।
चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे जो है आप अमित शाह साहब को ले लीजिए, वो डायरेक्ट फेस टू फेस इस चीज को लेती हैं। और उनकी नाराजगी ऐसा नहीं, उनकी भारतीय जनता पार्टी से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नाराजगी, जो अब मौजूदा पॉलिटिक्स हो रही है पार्टी के अंदर, वो उससे ज्यादा आहत है। और उसके साथ साथ जैसे शिवराज सिंह चौहान का आप बयान दीजिए, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये आपने बयान सुना, ये बहुत छोटा सा बयान है, लेकिन इसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं कि वो अगर दिल्ली बुलाए जाएंगे, वो भी अपनी चीफ मिनिस्ट्री ही चाहते हैं, उससे कम नीचे नहीं। अब इनके साथ साथ जी दोनों नेताओं जी में, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों में एक खास बात है, और खासकर शिवराज सिंह चौहान में, कि जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं आलाकमान को देखना है, लेकिन दूसरी तरफ पिन लगातार वो कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो एक मुझे लगता है सजे हुए पॉलिटिशियन है, और एक दानिश्वर पॉलिटिशियन की निशानी ही यही होती है कि कम बोले और लोग उस चीज को ज्यादा समझे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बोले और कोई कुछ ना समझे, क्योंकि जिस तरीके से सियासत के अंदर बड़बोले नेता है, और जिस तरीके की एक अपनी भाषा होती थी, एक शैली होती थी, एक अंदाज होता है एक नेता का, उस अंदाज से जो है शीर्ष नेतृत्व जो है अभी भी वो कोसों दूर है। एक अंदाज हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक सुषमा स्वराज जी का, चाहे आप बड़े बड़े नेता देख लीजिए, सदन के अंदर एक वाक पटुता होती थी कि अपने शब्दों से, अपने शेरों से सामने वाले मुंह का, सामने वाले का जो अपोजिशन में लोग होते हैं उनका भी। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है, जो गुजरात लॉबी कर रही है, वो कोसों दूर है इस आइडियोलॉजी से, लेकिन उस आइडियोलॉजी के लोग अभी भी मौजूद हैं। हाँ, केंद्र और राज्य में ठन तो गया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? नहीं देखिए, अगर मैं अब आपको नाम नहीं लूंगा, मेरी एक बड़े आरएसएस के जो हैं विचारक थे, उनसे मौजूदा बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अभी मौजूदा हालात जो हैं वो पहले जैसे नहीं रह गए। संघ ने भी एक वक्त में कोशिश करी, और कोशिश करने के बाद खासतौर पे दोनों राज्यों के अंदर वो संवाद नहीं हो पाया स्थापित, जिस तरीके से सरकार के बीच और संगठन के बीच, या क्षेत्रीय संगठन के बीच और केंद्रीय नेतृत्व के बीच जो है वो एक होना चाहिए, उस तरीके का अभी संवाद नहीं स्थापित हो रहा है जैसे पहले होता था। तो बड़ी मुश्किल है। अगर यही कांग्रेस के साथ होता या अपोजिशन के साथ होता, तो ज्योतिष भाई अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में हंगामा मच चुका होता। वो ब्रेकिंग न्यूज चलाती, ऐसी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलती होती, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, देखिए किस तरीके से जो है। अभी आपको हिमाचल तो याद ही होगा, कर्नाटक भी याद होगा, कर्नाटक भी याद है। हर 10 मिनट के बाद जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज आती थी कि फलाना विधायक जो है वो उनके संपर्क में है, और कौन किसके संपर्क, इस तरीके की कोई भी चीज, किसी तरीके कोई बात मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रहा है। पर्दे के पीछे सारा गेम है, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसी को लेकर पूछ रहा हूं। आपने तो चलिए अपडेट भी हमारे दर्शकों को बता दिया कि आपकी संघ के कुछ लोगों से बातचीत हुई है, और वो भी बीच में आए, लेकिन उनकी भी बात अभी बन नहीं पाई है, मतलब समय नहीं बना पाए हैं बीच में। तो फिर क्या होगा केंद्र में, केंद्र और राज्य में क्या होगा? वसुंधरा राजे झुकने वाली है नहीं, मोदी शाह झुकने वाले है नहीं, तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है इस बार जो है शीर्ष नेतृत्व जो है 2024 को देखते हुए कुछ ना कुछ तो एक डिसीजन वो लेगा। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, जहां तक हमारे जानने वाले लोग थे और जहां हमने बीजेपी के कई नेताओं से बात करी, कि भाई ये भी हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब बौचाने वाले और चौंकाने वाले जो हैं वो डिसीजन लेते हैं। हो सकता है वसुंधरा राजे जी को जो है दोबारा से चीफ मिनिस्टर कर दिए, और 2024 के बाद फिर अगर बनता है तो फिर वो जिस तरीके से हमने उत्तराखंड में देखा, जिस तरीके से हमने जो है गुजरात के अंदर देखा, तो उस तरीके के नताइज हो सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपको पता, आपने तो बड़ा कवर करा है मध्य प्रदेश को जाकर के, बड़ा ग्राउंड के ऊपर कवर करा है, और जिस तरीके से सीटें आई हैं खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा प्रचंड बहुमत हुआ, वो अकेले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे नहीं था। लोगों ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की मेहनत को देखा है, लाडली बहना का भी असर है, और जी मैं खुद आपसे कई बार इंफॉर्मेशन लेता था कि ग्राउंड के ऊपर क्या रिपोर्ट चल रही है और किस तरीके से बातें हो रही। लग रहा है चीजें, आपने भी ये बताया कि बहुत लंबे मार्जिन से कई सीटें नहीं जीतेंगी, लेकिन जीत कर क्या है। लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान के आखिर के दिनों के जो 5-6 दिन की मेहनत थी, लगातार 5 दिन की खासतौर पे कहूंगा, उस मेहनत का रंग है जिसमें वो एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए। अब तीसरा मसला यहां से खड़ा होता, रमन सिंह का क्या होगा?
वो भी रमन उसी सिंह का क्या फहरिस्त में बिल्कुल। है। हाँ, ये तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, लोग तो मैं कॉन्सेंट्रेट करे मैं हुए कह रहा हैं। हूं कि हाँ, मेरा एक सवाल है जी इसमें कि आप बता रहे रमन सिंह हो गए, चाहे महारानी हो गई, चाहे वहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो गए, ये अब तक लगभग लगभग महारानी को छोड़ दे तो सब लोग मोदी के कहने पे चल रहे थे और उनकी बात मान भी रहे थे। लेकिन 2024 के चुनाव आते आते ऐसा नहीं लग रहा है कि दो धड़ों में फिर से बंटने लगा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी वाला भाजपा और नरेंद्र मोदी का भाजपा? नहीं, देखिए बटेगी तो भाजपा। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदी पट्टी है 25 में 25 जो है वो राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें आती हैं और 25 में 25 स्वीप करी थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, 29 में से 28 एक ही जीती थी, कमलनाथ साहब के साहबजादे ने छिंदवाड़ा की। और उसके बिल्कुल। बाद 11 सीटें जो है आपकी आती है वहां से। तो यहां से पिछली बार क्लीन स्वीप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कर दिया था, जो खासतौर से हिंदी भाषी हिंदी पट्टी। और आप उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए, लगभग लगभग यही परिस्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहां तक ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी को बदला जाए या ना बदला जाए, या कोई इस तरीके के एक ऐसा फैसला लेकर के आए, क्योंकि विपक्ष जो है वो जातीय समीकरणों को बैठा रहा है एक ओबीसी को लेकर के आने का। तो अब कौन सा चेहरा वो ओबीसी का देंगे? एक शिवराज सिंह चौहान, हाँ चौहान ही जो है वो ओबीसी नेता थे, इनके बड़े थे। बाकी आप देख लीजिए किस तरीके से सारे साइडलाइन करे गए और किस तरीके से एक ही आइडियोलॉजी के लोगों ने पूरी पार्टी को एक तरीके से कैप्चर कर लिया। एक वक्त था जिस वक्त जो है हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, अगर बिहार चले जाएंगे वो आप देखिए वहां पर बिहार के बड़े बड़े लीडर हो गए, चाहे सुशील मोदी साहब हो गए, राजीव प्रताप रूडी साहब हो गए, वहां की जो पॉलिटिकल थी, वहां की पॉलिटिक्स को पूरा नैरेटिव को पूरा चेंज कर दिया। रहे रमन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के छोड़े गए, 3 बार के चीफ मिनिस्टर, और अभी भी ऐसा नहीं कि रमन सिंह की छवि कोई खराब हुई हो। अगर वसुंधरा राजे जी खड़ी होती हैं और मुचैटा लेने के लिए, हमारे यहाँ एक अपनी यूपी के अंदर लफ्ज कहलाता कि मुचैटा लेने के लिए खड़ी हुई है, 1-on-1 करने के लिए खड़ी हुई है, तो उनके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चल रही है रश्म कशा, वो उनके पीछे लोग खड़ा होना चालू होंगे। उसमें नितिन गडकरी साहब को मत भूल जाइएगा। अच्छा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक और बात कह रहा हूं। वो भी नितिन नहीं, गडकरी देखिए नितिन गडकरी साहब के संबंध शिवसेना से बहुत अच्छे। आप बताइए महाराष्ट्र के अंदर अभी भी लोकल इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, और अगर होंगे तो उसके नतायज पता है। उधर से आप देखेंगे एनसीपी के साथ, शरद पवार साहब के साथ भी नितिन गडकरी साहब के संबंध बहुत अच्छे। उसके बाद नीतीश कुमार साहब के साथ भी संबंध बहुत अच्छे, और काम करा है। और उनकी जो है बड़ी फ्लेक्सिबल बातचीत करने का तरीका होता है, वो हार्डधर्मिता नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप नहीं है, वो सबके साथ बहुत अच्छा उनका संबंध है, चाहे कॉर्पोरेट हो गया। उसके बाद संघ के अंदर देखिए, वो नागपुर से जीत करके आते हैं, संघ के अंदर भी उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके के अलायंस है, वो अलायंस में कोई मजबूत चेहरा नहीं रह गए। नीतीश कुमार साहब बाहर हो गए, क्योंकि वो जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें और चीजें थी, उनकी सरकार को सबसे ज्यादा डैमेज किसने पहुंचाया? यही भारतीय जनता पार्टी। और कितना पुराना उनका रिश्ता था भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए के घटक दल थे। एनडीए को वहां पे जगह देने का काम अगर किसी ने करा तो नीतीश कुमार साहब ने करा बिहार के अंदर। 40 सीटें वहां से। जी बिल्कुल। ये बताइए कि ये इन तीनों राज्यों के बीच में खेल में, और खासकर राजस्थान को लेकर मैं पूछना चाहूंगा कि अशोक गहलोत के लिए कोई गुड न्यूज आ सकता है क्या? मतलब इस तरह की स्थिति नहीं, बनेगी? अगर ऐसी नहीं, अब वो स्थिति में अशोक गहलोत साहब नहीं नजर आ रहे हैं। उनकी मुझे जो मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ पा रहा हूं वो भी नहीं आ रहा, बट वो हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में है अब वो। जी आवाज कट गई आपकी, आवाज आपकी कट गई। हाँ, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बताइए बताइए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, देखिए क्या है, अशोक गहलोत साहब जो है, अशोक गहलोत साहब जो है वो मुझे लगता है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स से, मुझे नहीं लगता है कि अब वो ज्यादा लंबे वक्त तक राजस्थान की पॉलिटिक्स को देखेंगे। मुझे लगता है वो केंद्र के अंदर आएंगे। उनके अनुभव की जरूरत भी होना चाहिए कांग्रेस को, और जिस तरीके से उनकी एक छवि रही काम करने की, और उनके पास योजनाएं बहुत अच्छी थी। जैसे अगर कहें चिरंजीवी योजना, मुझे नहीं लगता अब तक भारत के अंदर ऐसी कोई योजना आई। 25 लाख का इलाज। मैं भी जब ग्राउंड पे उतरा था, सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पे लोग बातचीत कर रहे थे। ज्योतिष भाई, इसको बड़े लेवल पे जाकर प्रमोट ही नहीं कर पाए।
क्योंकि अगर इस लेवल पे जाके प्रमोट करते, मैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में जो है जाकर के देखता हूं, ऐसी तो कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी बीमा नहीं करा के देती कि 25 लाख रुपए का हेल्थ 25 लाख इंश्योरेंस रुपए का। कहीं नहीं है ऐसा, और पूरे पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं है चिरंजीवी। तो अब देखिए, और 500 रुपए का सिलेंडर, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी वही करना पड़ा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इलेक्शन मोड पे आए तो उन्होंने वही मुद्दे उठाए, और खास तौर से अशोक गहलोत जी के सामने वो उन मुद्दों पे, मूलभूत मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो उन्होंने कन्हैया लाल का और ध्रुवीकरण का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है, वो हमेशा उसको ही प्रमोट करते रहे, और उनको उनका बेनिफिट भी मिलता है इन चुनाव के अंदर। बड़ा अफसोस भी लगता है। लेकिन मौजूदा सियासी हालात जो मैं देख रहा हूं कि अब जो गुजर गया वो गुजर गया, सामने 2024 और विपक्ष है, और सेम ममता बनर्जी भी एक वक्त में एनडीए का गठबंधन रहे। और अगर आप साउथ को देखेंगे तो एआईडीएमके और डीएमके दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा, और दोनों ने तोड़ लिया। अब अगर हिंदी भाषी के अंदर जी, एक चीज मैं साफ और क्लियर पूछना चाहता हूं कि मोदी शाह अगर नहीं मानते हैं, लोकसभा चुनाव देखने के बावजूद भी उनको लगता है कि वसुंधरा राजे उनके लिए खतरा बन सकता है, तो वसुंधरा राजे के पास आगे क्या रास्ता है? नहीं, वसुंधरा राजे के बाद फिर कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो हक की आवाज उठाते हैं। और ज्योतिष भाई, एक बात कह करके अपनी बात ही खत्म कर देता हूं। देखिए, मांगने पे भीख मिलती है, हक जो है वो छीना जाता है, वो लिया जाता है। अगर आप किसी से कोई चीज मांगेंगे तो वो एक तरीके से भीख में चीज मिलती है। तो और अगर आपको कोई चीज छीनने की कोशिश कर रही है, वो उनकी भाई, अभी तक जितना हम उनको इधर 20 साल में पढ़ पाए हैं और 10 साल में जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देख पाए हैं, वो उस अंदाज की तो नहीं नजर आई। अगर होता, बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेक दिए, या तो वो पॉलिटिक्स के अंदर रहे भारतीय जनता पार्टी में, या बाहर आ गए, दूसरी रास्ता चुन ली। चाहे आप शत्रुघ्न सिन्हा देखिए, अरुण शौरी साहब को देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को देख लीजिए, कीर्ति आजाद साहब को देख लीजिए, और आजकल पता नहीं सबसे लाडले जो मीडिया के एक वक्त चहीते बने हुए थे, और वो आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। तो तमाम लोग, ऐसे लोग जो मीडिया के अंदर दिन रात बैठा करते थे, और खास तौर पे मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब को कैसे भूल जाऊंगा। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सुब्रमण्यम स्वामी साहब को बैठालती थी, आजकल वो पता नहीं कहाँ है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखते हैं। तो ये भी एक बात है। अलग रहते हैं मोदी जी, तो इसलिए मीडिया से भी अलग हो गए हैं। नहीं, एक वक्त ये हुआ करता था कि तमाम मीडिया चैनल पे हम सुब्रमण्यम स्वामी साहब को देखते थे कि स्वामी साहब क्या बोलेंगे, क्योंकि वो बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करा करते थे, और वो बहुत, उनका जो अंदाज था, जो तंज करने का अंदाज था, वो हमारे यहाँ कहा जाता बहुत ही महीन अंदाज हुआ करता था, बहुत खामोशी के साथ एक अंदाज हुआ होता था कि मीडिया पर भी हमलावर होते थे, लेकिन बहुत नर्म जबान से, और कभी कभी बड़ी सख्त जबान से। तो आजकल वो भी नहीं दिख रहा है। तो हम जो जिस आइडियोलॉजी को, या भारत के अंदर जो आइडियोलॉजी पॉलिटिकल तौर पे देखी जाती थी कि एक दूसरे की बड़ी इज्जत के साथ, जब एक दूसरे के, चाहे विरोधी दल के लोग के नेता होते थे, तो एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छे से कोऑर्डिनेट करते थे या मिलते थे, लेकिन वो जो आप परिस्थितियां वो देखने को बहुत कम मिल रही। और ये आने वाली जनरेशन की जी जी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि चुनाव हारने के बाद अब ईवीएम पर भी सवाल उठे हैं, और ईवीएम को लेकर 3-4 जो है वो सबूत भी दिए हैं, कांग्रेस तरफ से दिए गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? जैसे 99% ईवीएम चार्ज मिले हैं, हर सीट में ऐसे 20-25 ईवीएम है जो चार्ज मिले हैं 99%। देखिए, ईवीएम के ऊपर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है, और खासतौर से चुनाव आयोग को बड़ी संजीदगी से इस बात को लेना चाहिए कि विपक्ष कोई आवाज उठा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में आवाज ही सबसे ज्यादा मजबूत देखी जाती है, और चुनाव आयोग को भी सुनना चाहिए आवाज को। हालांकि कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं, ईवीएम के ऊपर कोई चीज ऐसी हो सकती है, तो इसको बिल्कुल ठोस सबूत के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक संदेह तो है ना, बहुत सी जगह संदेह है। और बड़े बड़ी कंट्रीज के अंदर, जो जिनके अंदर जो है लोकतंत्र जीवित है, जो विश्व के अंदर बड़ा अपने आप का वर्चस्व भी मानते हैं तमाम जगहों पर, वहां आज भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। हालांकि कांग्रेस ही लेकर के आई थी, लेकिन बड़े बड़े जगह पे जहाँ लोकतंत्र है, जहां पर बड़े बड़े विकसित, मैं कहूंगा विकासशील जो देश है, वहां पर आज भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है। और मैं चाहता हूं कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही हो। मैं कभी ईवीएम के पेपर में नहीं रहा, लेकिन अगर जी हाँ, मध्य प्रदेश से अभी बात निकल कर आई कि ईवीएम को लेकर आंदोलन भी कर सकते हैं,
बबेले जी है, मीडिया सलाहकार है, तो वो कह रहे थे कि भाई आंदोलन कर सकते हैं। ज्योतिष भाई, आप 2019 का चुनाव शायद भूल गए, किस तरीके से ईवीएम का खेल हो रहा था। तमाम सोशल मीडिया पर जो है ईवीएम आपको हर दूसरे स्क्रॉल के बाद जो है ईवीएम की कोई पूरा ईवीएम छाई हुई थी। और ईवीएम के लिए तो ऐसा हुआ, मऊ विधानसभा के अंदर का एक दिन मैं नजारा देख रहा था कि जहां पे ईवीएम थी वहां पे पूरे गांव वाले, जैसी वोटिंग हुई पूरा गांव पूरा शहर लाठी दे करके डंडे लेकर के और बेचारा बैठा हुआ था कि ईवीएम के अंदर कोई ना जा सके ना कोई आ सके, पूरा ईवीएम का घेराव हुआ था। हाँ, कांग्रेस भी तो यही कर रही है ना कि जब चुनाव हारती है तभी आवाज उठाया जाता है, उसके बाद वो चुप बैठ जाती है। अगर लोकसभा चुनाव में उतरना है तो आर पार की बात करे, या तो ईवीएम को लेकर आंदोलन खड़ा करे या फिर चुप बैठे, भैया हार के बाद भी ईवीएम ठीक है। ज्योतिष भाई, आपने तो कांग्रेस को बड़ा कवर करा है, और कांग्रेस में इस वक्त सलाह मानेगा कौन या सुनेगा कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो बड़े धुरंधर मीडिया के अंदर लोग हैं, जो बड़े समझदार हैं, दानिश्वर हैं, देखिए चुनाव के अंदर जब आपको उतरना पड़ेगा तो जब भी मेरा अपना हमेशा जो हमने अपने बुजुर्गों से पॉलिटिक्स करने का अंदाज ये सीखा कि सामने वाले की ताकत का पहले अंदाजा लगाओ। अगर सामने वाले की ताकत का आपको अगर अंदाजा है, फिर उसकी जो है कमियों का अंदाजा लगाओ, उसकी ताकत का भी अंदाजा लगाओ, उसकी कमियों का भी अंदाजा लगाओ। ऐसे नहीं कि जोश में मैदान में हम कूद गए और कूद करके हमने कहा तुम्हें तोड़ देंगे और हुआ वल्ला हुआ, मान चला 2 पटखनी हमको दे दी सामने वाले ने, हम बैठ कर गए थे सोचते रहे हुआ क्या, 2 ही बार में खेल खत्म हो गया। तो जब चुनाव होता है तो आपको चुनाव के अंदर सामने वाले प्रतिद्वंदी की ताकत भी पता होना चाहिए, उसकी मसल पावर क्या है, कहां तक उसकी रीच है। जब आप लड़ने जाते हैं, आप मालूम चला आप किसी लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उसके हाथ में तो आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं लड़ लूंगा करके, तो भाई वो बेवकूफी कहलाती है, वो अकलमंदी नहीं कहलाती। ठीक है, जोश का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जोश में अपने डिसीजन लेना मुझे लगता है बेवकूफी है। मुझे लगता है इन तीनों राज्यों का निचोड़ यही है कि भले ही सीएम बन जाए वसुंधरा राजे, लेकिन दो पहाड़ जो है मतलब एक तरीके तनातनी बन गई है दोनों। नहीं है, तनातनी बन नहीं गई, तनातनी है भारतीय जनता पार्टी और दिखने लगा है। अब पर्दे के पीछे नहीं साहब, मेन एक्सट्रीम मीडिया इस चीज को दिखा ही नहीं रहा है। पर्दे के पीछे के जो जग जाहिर है ना, माननीय नरेंद्र मोदी साहब आते, वसुंधरा राजे जी उनके लिए बुके लेके खड़ी होती, वो देखते तक नहीं है। याद है आपको, तमाम ऐसे वीडियो मौजूद हैं जब लालकृष्ण आडवाणी साहब खड़े हो गए एक वक्त में, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ही गुरु को नजरअंदाज कर दिया, निकल गए, ये तमाम चीजें। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब से या देश के प्रधानमंत्री से 2 सवाल कठोर कर सके, करके दिखा दे कोई, उसके बाद असलियत पता चल जाएगी, बाहर आ जाएगी। या गृह मंत्री साहब जिस तरीके से एक तरीके से जितना एग्रेसिव इंटरव्यू देते हैं, भैया बैठ जाओ तुम्हें नहीं पता, बैठ जाओ, ये क्या तरीका। हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज, वो जो मैसेज होता है कि भाई साहब ज्यादा नहीं उड़ो, हाँ ज्यादा काबिल दिखा। ऑन कैमरा ये बॉडी लैंग्वेज है, तो ऑफ कैमरा क्या होगा? एग्जैक्टली वही बात करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले कांग्रेस का आपको एक अंदाज बताओ ज्योतिष भाई, कांग्रेस का एक अंदाज होता था, अगर वो 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाती थी तो डरती थी। जो सत्ता का डर होता था, वो डर जो है वो कांग्रेस या विपक्ष को होता था कि भाई साहब अगर हमने खाद के ऊपर जो है कुछ रुपए बढ़ा दिए, या फिर हमने गैस के ऊपर बढ़ा दिए, पेट्रोल के ऊपर आपको याद है 2 रुपए बढ़ जाता था तो, या गैस के ऊपर 10 रुपए बढ़ जाते, यही स्मृति ईरानी 5 रुपए 10 रुपए बढ़ने के ऊपर सिलेंडर लेकर के होती थी चौक चौराहे के ऊपर, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये चीजें समझने की जरूरत होगी। और अगर आपने सड़क से कोई आंदोलन विपक्ष से नहीं स्टार्ट करा या सड़क पे आकर के पॉलिटिक्स नहीं करी, तो आप 2024 के लिए भी आश्वस्त रहिए, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं उनके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास संगठन भी बहुत मजबूत है, उनके पास भी बहुत है, सारी चीज। हाँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उन्होंने कैप्चर कर लिया है, ये चीज को समझिएगा। 2 स्तंभ तो कैप्चर हो गए, 2 बाकी हैं। चलिए सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी दर्शकों को बताते रहेंगे कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया फिलहाल दिखा नहीं रही है, उनके वेबसाइटों पर चल रहा है, और हम लोग आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरीके से दिखाते रहेंगे अलग अलग राज्यों का क्या कुछ मसला है। फिलहाल के लिए नमस्कार।